नमस्कार, मैं मनु पवार। उत्तराखंड में नगर पालिकाओं को नगर निगम में बदलने के खेल पर मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था उस पर आप लोगों का जैसा रिस्पांस आया है, जिस तरह के कमेंट्स लगातार आ रहे हैं, उससे मुझे इस बात का संतोष है कि बात ज़्यादातर लोगों तक पहुंच रही है, उनकी समझ में आ रही है। जो लोग मेरा वो वीडियो नहीं देख पाए हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर अभी भी वो वीडियो देख सकते हैं। वैसे उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। मैं पिछले वीडियो पर आए कमेंट्स पढ़ रहा था और ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे कि कई व्यूवर्स ऐसे भी हैं जो पहाड़ में नगर पालिका परिषदों का दायरा फैलाकर उन्हें नगर निगम बनाने और इसके लिए आसपास के गांवों को शहर में शामिल करने को लेकर बेहतर कदम बता रहे हैं। उनकी दलील है कि इससे पहाड़ के गांवों को भी नगरीय सुविधाएं मिलेंगी, वहां विकास की गंगा बहेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में इशारा किया था कि ये खेल गांवों की जमीन को कब्जाने का भी खेल हो सकता है। ये गांव में लागू भूमि कानून को बेअसर करने का भी खेल हो सकता है। मैं तथ्यों के साथ इस बात पर अभी भी कायम हूं। जिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आई है, खास उन लोगों के लिए ये मैं नया वीडियो लेकर आया हूं। इसमें आपके सामने जो नए फैक्ट मैं रखने जा रहा हूं, जो डॉक्यूमेंट आपको दिखाने जा रहा हूं, वो किसी की भी आंखें खोल देंगे। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि हमारी सरकारें, हमारे नौकरशाह, हमारे नेता कैसे पब्लिक की आंखों में धूल झोंक कर मौज काट रहे हैं। इसलिए ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले मेरे YouTube चैनल को फटाफट सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक करेंगे तो ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। पिछले वीडियो की तरह ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। इसमें आपके बहुत से सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। मेरे पिछले वीडियो के कई कमेंट्स उत्तराखंड के पहाड़ों में छोटी नगर पालिकाओं को नगर निगम में बदलने और इसके लिए आसपास के गांवों को शामिल करने को एक तरक्की पसंद फैसला ठहराया जा रहा है। लगभग ऐसी ही दलीलें सरकार ने भी दी हैं, तो इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, कोई अचरज नहीं है। लेकिन क्या सच्चाई वास्तव में यही है? आपके सामने जो मैं सच्चाई रखने जा रहा हूं उसे देखकर मुमकिन है कि आपकी अपनी राय बदलने को मजबूर हो जाएं आप भी। मिसाल के तौर पर पौड़ी गढ़वाल जिले में श्रीनगर की बात करते हैं। इसे जब नगर पालिका परिषद से नगर निगम बनाया जा रहा था तो उस फैसले को उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल में चैलेंज किया गया था। हाईकोर्ट में जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अदालत में यह मामला आया। ये 16 दिसंबर 2022 के उसी फैसले की कॉपी है। वो मामला हाईकोर्ट में लेकर पहुंची थी पूनम तिवारी, जो कि तब कांग्रेस शासित नगर पालिका परिषद श्रीनगर की अध्यक्ष थी। लेकिन पूरी याचिका पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि श्रीनगर पालिका अध्यक्ष पूनम तिवारी हाईकोर्ट में इस मामले को कायदे से नहीं उठा पाई। उनकी मेन शिकायत ये थी कि उन्हें उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री और श्रीनगर के स्थानीय बीजेपी विधायक धन सिंह रावत पद से हटाना चाहते हैं। इसलिए नगर पालिका परिषद को नगर निगम में बदला जा रहा है। एक ही शहर की पॉलिटिक्स करने और अलग अलग पार्टियों का हिस्सा होने की वजह से धन सिंह रावत की तब कांग्रेस पार्टी की नेता पूनम तिवारी के परिवार से राजनीतिक टसल भी थी। जब मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो इस पर कैबिनेट मंत्री और श्रीनगर के स्थानीय बीजेपी विधायक धन सिंह रावत की तरफ से उनके वकील को हाईकोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल करना पड़ा, जिसमें कहा गया कि इसमें धन सिंह रावत की कोई भूमिका नहीं है और न ही वो उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री हैं। लेकिन वो उस मंत्रिमंडल के सदस्य जरूर हैं जिसने ये फैसला किया कि श्रीनगर नगर पालिका परिषद को नगर निगम बनाया जाएगा। तो ये कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत की सफाई थी, जो उन्होंने श्रीनगर को नगर निगम बनाए जाने के पीछे अपना नाम लिए जाने को लेकर हाईकोर्ट में दिया था जो हलफनामा।
अब जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि नगर निगम में आसपास के गांवों को मिला देने से गांवों का विकास होगा, लोगों को अच्छी नागरिक सुविधाएं मिलेंगी, उन्हें मैं ये दस्तावेज दिखाना चाहता हूं। ये उत्तराखंड हाई कोर्ट नैनीताल के 2022 के इसी फैसले की कॉपी है। उत्तराखंड हाई कोर्ट में सरकारी वकील ने जो तर्क दिए हैं उससे पूरा खेल समझ में आ जाना चाहिए कि नगर निगम लोगों की सुविधा के लिए बनाए जा रहे हैं या इसके पीछे गांवों की जमीनों पर ललचाई नजरें भी एक बड़ा फैक्टर हैं, जिन्हें कि धन्ना सेठ या लैंड माफिया भूमि कानून होने की वजह से खरीद नहीं पा रहे थे। हाईकोर्ट के इस फैसले में लिखा गया है, एडवोकेट जनरल के अनुसार ऐसे कई गांव हैं जो भूतिया गांव बन गए हैं क्योंकि लोग उन गांवों में नहीं रह रहे और यह भी निर्णय लेने का एक कारण है। तो अब आई बात समझ में, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उत्तराखंड सरकार के वकील ने यानी एडवोकेट जनरल ने हाई कोर्ट में कहा है और ये ब्लैक एंड व्हाइट में है। आप भी ये दस्तावेज हाई कोर्ट की वेबसाइट पर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। मतलब साफ है कि इन गांवों में आबादी बहुत कम है, कई गांवों में तो लोग हैं ही नहीं। इसके बावजूद उन्हें श्रीनगर नगर निगम में मिलाया जा रहा है। श्रीनगर नगर निगम बनाने के लिए जिन गांवों को शामिल किया गया है वहां के आबादी के गणित को जब मैंने खंगाला तो मैं चौंक गया। नगर निगम श्रीनगर में कुल गांव शामिल किए गए 21, कुल आबादी शामिल की गई 4,462, कुल क्षेत्रफल आया 1,244 वर्ग किलोमीटर। तो 21 गांव और आबादी कुल 4,500, जबकि नगर निगम के कब्जे में आ गई करीब 1,250 वर्ग किलोमीटर जमीन, जिसमें कृषि भूमि भी है। 21 गांवों को शामिल करने से भी 90,000 की आबादी वाला मानक पूरा नहीं हो पाया। इसके बावजूद 31 दिसंबर 2021 को अधिसूचना जारी करके धामी सरकार ने श्रीनगर को नगर पालिका परिषद से नगर निगम बना दिया, जबकि 2011 की जनगणना के हिसाब से श्रीनगर नगर पालिका परिषद कैटेगरी 3 की नगर पालिका ही डिजर्व करती थी। शायद आबादी के लिहाज से उत्तराखंड का सबसे छोटा नगर निगम होगा श्रीनगर। तो आखिर भैया इसकी जरूरत क्या थी? आप वाकई श्रीनगर के आसपास के गांवों के विकास पर आमादा थे या आप अपने चहितों के लिए गांवों की कृषि भूमि निगल लेना चाहते थे? श्रीनगर वाले मामले में उत्तराखंड हाई कोर्ट नैनीताल में याचिका जो दायर की गई थी उसमें भी लिखा है कि नगर निगम बनाने का फैसला जनसंख्या मानदंड का उल्लंघन है और नवगठित नगर निगम की कुल आबादी 90,000 आबादी की सीमा से न्यूनतम है। ये प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या के घनत्व के अनुसार भी नहीं है। लेकिन जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अदालत के सामने सरकारी पक्ष की तरफ से दलील ये दी गई कि नगर निगम बनने से कमर्शियल एक्टिविटीज बढ़ेंगी, यानी राजस्व बढ़ेगा, आदि आदि। लेकिन हमारे पहाड़ का जो नेता है ना, वो सिर्फ अपने ही सोचता है। इस मामले की जो याचिकाकर्ता थी पूनम तिवारी, जो कि नगर निगम बनने से पहले श्रीनगर की आखिरी नगर पालिका अध्यक्ष थीं, उनको मजबूत दलीलें रखनी चाहिए थीं कि श्रीनगर नगर पालिका को नगर निगम बनाने का खेल दरअसल आसपास के गांवों की कृषि भूमि को हथियाने का खेल है। लेकिन उन्होंने हाई कोर्ट में श्रीनगर के लोकल विधायक और जो कैबिनेट मंत्री हैं धन सिंह रावत, उन पर आरोप लगाया कि वो राजनीतिक रंजिश के चलते उन्हें चेयरपर्सन पद से हटाना चाहते हैं, इसलिए नगर निगम बनाया जा रहा है। ये बहुत ही कमजोर दलीलें थी। वो हाई कोर्ट में मामले को ढंग से पेश ही नहीं कर पाएंगे। तो ये तो हुई श्रीनगर की बात। लेकिन सबसे गजब तो कोटद्वार नगर पालिका परिषद को नगर निगम बनाने में हुआ। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि 90,000 या 1 लाख की आबादी के मानक को पूरा करने के लिए कोटद्वार नगर निगम में 5-10 नहीं बल्कि 73 गांवों को शामिल किया गया। जी हाँ, 73 गांव। ये वो गांव थे जहां उत्तराखंड का भूमि कानून लागू था, जहां जमीन खरीद फरोख्त पर रोक थी। मैंने जब इस सिलसिले में जारी की गई सरकारी अधिसूचना से कुछ और डिटेल हासिल की तो पता चला कि जो 73 गांव जोड़े गए
उनकी तो अपनी आबादी ही 1 लाख से ज्यादा है। तो 2011 में कोटद्वार नगर पालिका परिषद का जो एरिया था उसकी आबादी थी 33,035। 33,035 ये 2011 में जिसको आबादी को पैमाना माना गया नगर निगम के लिए, ये कोटद्वार नगर निगम एरिया की आबादी थी 2011 के हिसाब से। अब चूंकि जो नगर निगम बनाने के लिए आबादी का जो मानक था वो पूरा नहीं हो रहा था, जो पहाड़ में जो आबादी का मानक है नगर निगम के लिए वो है 90,000 या उससे ज़्यादा मानक है आबादी का 90,000 प्लस। तो कोटद्वार नगर निगम नगर पालिका एरिया की जो आबादी थी वो 33,035 थी 2011 के हिसाब से। मानक जो है नगर निगम बनाने के लिए ये था कि 90,000 से प्लस होनी चाहिए। तो फिर क्या किया गया, ये करीब मोटा मोटा अनुमान लगा रहा हूं मैं, करीब 60,000 आबादी की जरूरत थी, और जो मानक के हिसाब से फिट बैठता इसको नगर निगम बनाने के लिए। तो अब इस 60,000 आबादी जुटाने के लिए क्या किया गया, इस शहर की अपनी आबादी 33,000 थी और उसको 90,000 के पार करना था या 1 लाख के पार करना था, तो करीब 60,000 की आबादी की ज़रूरत थी। तो इसके लिए क्या किया गया, सरकार ने क्या किया कि कोटद्वार के जो आसपास इलाके हैं, जो पट्टियां हैं, उसमें से 4 पट्टियां आप जानते होंगे, राजस्व पट्टियां जो हैं, 4 पट्टियां जिसमें शामिल थे 73 गांव। कोटद्वार में 33,000 की जो नगर पालिका एरिया था उसमें उसको नगर निगम बनाने पे तुली हुई थी सरकार। तो उसके लिए क्या किया गया, 4 पट्टियों के 73 गांवों को शामिल कर लिया गया। मतलब जो ग्रामीण इलाके थे कोटद्वार के आसपास, उस 73 गांवों को नगर निगम एरिया में शामिल कर लिया गया। मतलब उस ग्रामीण इलाके को शहर बना दिया गया। इससे क्या हुआ कि ये 73 गांव कोटद्वार नगर निगम में शामिल हुए। इन गांवों की जो कृषि भूमि थी या दूसरी जमीन थी वो करीब वो जमीन 4,251.1 में फिगर भूल रहा हूं, 763 हेक्टेयर इतनी जमीन, ये हेक्टेयर लैंड, इतनी लैंड इन 73 गांवों की 4,251.763 हेक्टेयर लैंड जो है, जो कृषि भूमि थी, जहां की उत्तराखंड का भूमि कानून लागू था, जहां की जिन ग्रामीण इलाकों में शहरी लोग जो है, बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते थे, वो किसके तहत आ गई, वो नगर निगम में आ गई। गांव की कृषि भूमि कोटद्वार के आसपास 4 पट्टियों के 73 गांवों की जो कृषि भूमि थी वो शहरी इलाके में आ गई। तो कोटद्वार नगर निगम जो है वो शहरी इलाका हो गया। ये पूरा जो ग्रामीण इलाका था वो शहरी इलाका हो गया, और यहां भूमि कानून जो है वो निष्प्रभावी हो गया। मतलब इन गांवों की जो इतनी जमीन नगर निगम में आ गई, यहां अब कोई भी बाहर का आदमी जमीन खरीद सकता है। ये इस कानून ने किया। नगर पालिका क्षेत्र को नगर निगम बनाकर ये खेल किया गया। खेल इससे और परे भी हुआ, जो कि बहुत महीन खेल था। जैसे मैंने आपको बताया, कोटद्वार नगर पालिका क्षेत्र की आबादी 2011 के हिसाब से 33,035 थी, ठीक है। अब जब इसमें 73 गांव आ गए तो उससे हुआ क्या कि 2-3 नगर पालिकाएं और निकल आई, आबादी के लिहाज से बता रहा हूं। इन 73 गांवों की जो आबादी थी वो थी 1,02,903। 1,02,903 ये किसकी आबादी थी, 73 गांवों की, जो जिनको कोटद्वार नगर निगम में शामिल किया गया। तो 33,000 की जो आबादी थी उसको 1 लाख के आसपास ले जाने के लिए
इन 73 गांवों की 1,02,903, ये 2011 के हिसाब से है, ये गांवों की आबादी, इसको शामिल कर लिया गया इस कोटद्वार नगर निगम में। तो भैया, जब मानक पूरे नहीं हो रहे थे आबादी की, तो ऐसी क्या आफत आई हुई थी? ऐसी क्या आफत आई थी कि आपने 73 गांवों की, 4 पट्टियों के 73 गांवों को 4,251.763 हेक्टेयर लैंड को शहर में, शहर के अंदर ले आए उसे? ऐसी क्या आफत थी आई? और ये किसके हितों के लिए काम किया जा रहा था, ये बहुत क्लियर है। वैसे भी कोटद्वार भाबर की जो लैंड है ना, वो बहुत उर्वर ज़मीन मानी जाती है। तो ये लैंड पहले बाहर का आदमी कोई परचेज नहीं कर सकता था, क्योंकि भूमि कानून लागू था। लेकिन भूमि इस तरह नगर पालिका इलाके को नगर निगम बनाकर और गांवों को, 73 गांवों को इसमें शामिल करके, इतनी ज़मीन पर नगर निगम का हक हो गया। तो ये शहरी इलाका हो गया और इन गांवों में शहरी कानून लागू हो गया। मतलब ज़मीन बाहर का कोई भी आदमी इन गांवों में खरीद सकता है। तो ये वो सरकारी अधिसूचना है जिसमें उन 73 गांवों के नाम लिखे हैं जिन्हें कोटद्वार नगर निगम में शामिल किया गया। इस सरकारी दस्तावेज के मुताबिक कोटद्वार के आसपास की कुल 4 पट्टियों के 73 गांव शामिल किए गए। कुल 4,251.763 हेक्टेयर एरिया को नगर निगम में शामिल किया गया और इन गांवों की आबादी 2011 की जनगणना के मुताबिक 1,02,903 थी। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये किस तरह का खेल किया गया, कैसे जनता की आंखों में सरेआम धूल झोंकी गई। इसे अगर आप सामान्य समझ रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। और इसके बाद क्या हुआ? जब गांवों को नगर निगम क्षेत्र में मिलाने पर वहां की कृषि भूमि शहर के हिस्से में आ गई, उन गांवों में उत्तराखंड के भूमि कानून की पाबंदियां अपने आप ही खत्म हो गईं। तो फिर जमीनों की खरीद फरोख्त बढ़ने लगी। आप जानते ही हैं, कोटद्वार भाबर इलाके में तो जमीनों का धंधा बहुत फला फूला है। लेकिन इसमें एक लोचा हो गया। जिन लैंड माफिया की, जिन ब्यूरोक्रेट्स की, जिन धन्ना सेठों की, जिन नेताओं की गांव की जमीन पर गिद्ध दृष्टि थी और उनको जमीन के कुछ सौदों में दिक्कत आने लगी। पता चला कि जो कृषि भूमि शामिल किए गए गांवों से नगर निगम में लाई गई, उनमें से कईयों के केस कोर्ट में चल रहे हैं। अब लैंड माफिया ने ये बात अपने आकाओं तक जरूर पहुंचाई होगी। तो फिर हुआ ये कि सरकार ने उन लोगों को सहूलियत देने के लिए भूमि कानून में एक और संशोधन किया। धामी सरकार ने 12 सितंबर 2024 को एक और गजट नोटिफिकेशन जारी कर दी, यानी अधिसूचना जारी कर दी, जिसमें लैंड एक्ट में संशोधन किया गया। तारीख याद रखिएगा, 12 सितंबर 2024। जी हां, बिल्कुल हाल की बात है। आप में से बहुत से लोगों को तो हवा ही नहीं लगी होगी, क्योंकि हो सकता है कि हमारे पहाड़ के लोग हिंदू मुसलमान में लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद जैसे कृत्रिम मुद्दों में उलझे हुए रहे होंगे। आपको इस सो कॉल्ड जिहाद से फुर्सत मिलती तो आपको पता चलता कि सरकार अंदर ही अंदर क्या खेल कर रही है। वो जो नोटिफिकेशन हाल ही में जो जारी की गई है, उसमें सीएम धामी साहब की तरफ से लिखा गया है, नगर निकाय क्षेत्रों के विस्तार के बाद शामिल किए गए गांवों की कृषि भूमि नगर निकाय में आ गई। ऐसी जमीन उत्तराखंड में 2004 से लागू भूमि कानून की परिभाषा से बाहर हो गई। लेकिन ऐसी कई जमीनों के मामले कोर्ट में निपटारे में दिक्कत आ रही है। इस वजह से भूमि कानून की धारा 1 संशोधन किया गया है। अब ये संशोधन क्या किया गया, जरा ये भी समझ लीजिए। उसमें एक उपधारा 2 का जोड़ी गई, जिसके मुताबिक यदि कोई क्षेत्र 7 जुलाई 1949 के बाद किसी नगर निकाय में शामिल किया जाता है तो वो भी शामिल माने जाएंगे, जब तक कि लैंड एक्ट के तहत जमीन पर से कृषि भूमि का टैग नहीं हट जाता। मतलब ऐसा नहीं होगा कि किसी कृषि भूमि में डिस्प्यूट है तो उसे शहर में शामिल नहीं माना जाएगा। नहीं, वो जमीन भी शहरी निकाय में शामिल मानी जाएगी, भले ही उसे कृषि भूमि से अकृषि भूमि बनने में समय लगे। मतलब हर हाल में कृषि भूमि पर नजर है सरकार की। याद रखिएगा,
जब आपकी आने वाली पीढ़ियां आपसे पूछेंगी, जब हमारी ज़मीनें लूटी जा रही थीं तब आप क्या कर रहे थे? जब हमारे जंगल, जल, जमीन जैसे संसाधनों पर डाका डाला जा रहा था तब आप क्या कर रहे थे? जब हम पहाड़ियों को अपनी जड़ों से काटने की साजिश बुनी जा रही थी तब आप क्या कर रहे थे? याद रखिएगा, आप ये नहीं बता पाएंगे कि आप तब हिंदू मुसलमान करने में लगे हुए थे। आप तब किसी की इबादतगाह पर हमला बोलने वाली भीड़ का हिस्सा थे। आप ये नहीं कह पाएंगे कि आप अला जिहाद, फला जिहाद जैसे खेल में उलझे हुए थे। ये सवाल आपको खुद से पूछना है। हमारा समय तो जैसे तैसे कट जाएगा, हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बचाकर नहीं रख पाएंगे। रूस के एक बहुत मशहूर लेखक हुआ करते थे, रसूल हमजातू। उनका एक बहुत ही चर्चित उपन्यास है मेरा दागिस्तान। उसमें वो एक जगह लिखते हैं, अगर तुम अतीत पर पिस्तौल से गोली चलाओगे तो भविष्य तुम पर तोप से गोली बरसाएगा। समझदार को इशारा ही काफ़ी है। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।